हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का एक्सपर्ट क्लासेस साधना की प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, अगर आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, टेट, सी टेट, सुपर टेट या फिर अदर एग्जाम, अगर आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो एक क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी आने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं ज़बरदस्त प्रश्नों के साथ। आज का अपना पहला प्रश्न है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है। रामचरितमानस की जो भाषा है वो कौन सी भाषा है? भोजपुरी भाषा है, प्राकृत भाषा है, ब्रज भाषा है, फिर अवधी है। तो हम लॉक करेंगे डी ऑप्शन को कि अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा गया है। क्लियर? रामचरितमानस को किसने लिखा है? रामचरितमानस को कौन लिखा है? तुलसीदास लिखे हैं क्या? बताइए, रामचरितमानस को किसने लिखा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस लिखा गया है। प्रश्न नंबर 2 है कि हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है। क्योंकि ये क्या है, आपका हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य दोनों मिक्स है, दोनों इसमें समाहित है। तो हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? सम्मेलन पत्रिका, उत्तंड मार्तंड, सरस्वती नागरी प्रचारिणी पत्रिका। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो आंसर लॉक होते हैं वो होते हैं डी विकल्प के नागरी प्रचारिणी पत्रिका, लेकिन यहाँ पर आपका बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। उत्तंड मार्तंड जो है हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। ठीक है, और इसको प्रकाशित करने वाला कौन है? ठीक है, उत्तन मार्तन किसी के द्वारा तो प्रकाशित हुई होगी, तो इसको प्रकाशित करने वाला जुगुल किशोर। ठीक है, जुगुल किशोर शुक्ल। ठीक। प्रश्न नंबर 3 है कि पृथ्वी राजरासो के रचनाकार हैं। पृथ्वी राजरासो के रचनाकार कौन है? जगदेव, चंद्रवरदाई, जगनी के विद्यापति। बी विकल्प को लॉक करिए, चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो के चरित्र का वर्णन किया है। ठीक है, चरित्र का वर्णन किया है जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए। पृथ्वीराज रासो किसके दरबारी कवि थे? तो चंद्रवरदाई के। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, हर एक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। तो यहाँ पर पूछा गया कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। जैसे हिंदी है तो हिंदी की लिपि होगी, संस्कृत है संस्कृत की लिपि होगी, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी की लिपि होगी। ठीक है, अपनी भाषा का अपना एक लिपि होता है। तो देवनागरी, देवनागरी किसकी लिपि है? तो हिंदी भाषा की है। ठीक है, और गुरमुखी किसकी लिपि है? तो गुरमुखी किसकी लिपि है? पंजाबी भाषा की। उसे बात करें अंग्रेजी की तो रोमन भाषा की। तो ये सभी लिपि हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हम आंसर लॉक करेंगे ए विकल्प कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी भाषा, और संस्कृत भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। प्रश्न नंबर 5 है कि श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया। जब विराम चिन्हों की बात की जाए कि विराम चिन्हों के जनक कौन कहे जाते हैं, कौन माने जाते हैं, तो कामता प्रसाद। विराम चिन्हों को जनक की बात करें तो कौन है? तो श्री कामता प्रसाद। श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है? तो 20 आप लॉक करेंगे, 20। ठीक है, विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया है? तो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। क्लियर? तो जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आप इसको नोट करिए और लॉक करिए। विराम चिन्हों के जनक श्री कामता प्रसाद। श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है? 20 बताई है। विराम चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो अंग्रेजी भाषा से। क्लियर? प्रश्न नंबर 6 है कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। सबसे पहले तो आप जानिए कि स्वर कितने होते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो भैया स्वर होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, दूसरा है आपका दीर्घ स्वर, और तीसरा आपका क्या है? प्लुत स्वर। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, यानी कि
दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, तो इसका मतलब आपको पता होगा कि वो कौन सा स्वर होगा, प्लुत स्वर हो जाएगा। कौन सा स्वर हो जाएगा, प्लुत स्वर हो जाएगा। जब दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है तो प्लुत स्वर होता है। हम कैसे पहचानेंगे कि प्लुत स्वर है, जिसमें आपको एक मात्रा दिखे। जैसे आपका आ है, तो आ क्या है, ये ह्रस्व स्वर है, और यही जब बड़ा आ हो गया तो क्या हो गया, ये दीर्घ स्वर हो गया। और प्लुत स्वर में क्या करेंगे आप, तो आप प्लुत स्वर में जैसे 3 मात्रा जिसमें हो जाए, ठीक है, जैसे आपको यस दिख जाए, ऐसा यस टाइप का जो बीच में दिख जाए, समझ लीजिए आपका प्लुत स्वर है। क्लियर। जिसमें 1 मात्रा ह्रस्व स्वर, जिसमें 2 मात्रा दीर्घ स्वर, और जिसमें 3 मात्रा, वो आपका प्लुत स्वर हो जाएगा, जो जिसमें 3 मात्रा का समय लगे। क्लियर। प्रश्न नंबर 7 है कि किस क्रमांक में प्रणार्थक क्रिया है। किस क्रमांक में प्रणार्थक क्रिया है। तो सबसे पहले आप समझिए कि प्रणार्थक क्रिया क्या होती है। जो कर्ता अपना कार्य स्वयं न करके दूसरों से करवाता है, वहाँ आपका प्रणार्थक क्रिया होता है। जैसे अध्यापक ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई, उसने पढ़कर भोजन किया, रमेश सो चुका है, सीता नृत्य करती है। तो इसमें देखो प्रणार्थक हमने पहले बताया कि अपना कार्य स्वयं ना करके दूसरों से करवाना है। तो अध्यापक ने छात्रों से क्या करवाया, पुस्तक पढ़वाई, है ना। अध्यापक ने छात्रों से, यहाँ पर होना चाहिए कि अध्यापिका ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई। तो इसलिए अध्यापक क्या कर रहा है, अपना कार्य स्वयं ना करके किससे करवा रहा है, तो छात्रों से करवा रहा है। इसलिए यहाँ पर ए विकल्प लॉक हो जाएगा कि प्रणार्थक क्रिया हो जाएगी। क्लियर। प्रश्न नंबर 8 है कि कौन से विकल्प का विलोम जोड़ा सुमेलित नहीं है। नहीं का मतलब निगेटिव के साथ क्या लगाएंगे आप, निगेटिव लगाएंगे, है ना। सॉरी, यहाँ पर निगेटिव नहीं भाई काम करेगा। यानी कि इसमें से पूछा गया कि कौन सा विकल्प सही नहीं है ना, निगेटिव वाला। तो सरल जटिल, सरल का विलोम क्या होता है, जटिल होता है, बिल्कुल सही है। साकार का निराकार होता है, ये भी सही है। सादर का निरादर होता है, ये भी सही है। साक्षर का अक्षर होता है क्या, साक्षर का होता है निराक्षर, क्या होता है, तो निराक्षर होता है। यही विकल्प आपका क्या है, गलत है, और हमें निगेटिव वाला नहीं वाला चाहिए था, इसलिए हम डी विकल्प को क्या करेंगे, लॉक करेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है, अगर अच्छी लगी तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए आने वाले एग्जाम के लिए। प्रश्न नंबर 9 है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं और रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो देखिए, जब पूछा जाए उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, ठीक, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद पूछा जाए तब कितने होते हैं। पहला तद्भव, दूसरा तत्सम, तीसरा भाई क्या होता है, देशज, ठीक है, और चौथा क्या होता है, विदेशज। ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। अब यहाँ पर जगह कम पड़ गई क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड नहीं है। तो देखिए, जब उत्पत्ति के आधार पर पूछा जाए तो क्या लॉक करेंगे, 4 लॉक करेंगे, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। और जब पूछा जाए रचना के आधार पर, किसके आधार पर, रचना के आधार पर, हमेशा याद रखना है, रचना के आधार पर पूछा जाए तो कितना लॉक करेंगे आप, 3 को लॉक करेंगे। कौन कौन से, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है कि हम आपको बताएं। तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द होता है रचना के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। तो फिलहाल यहाँ पर हम 4 ए विकल्प को लॉक कर देंगे, 4। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। सकर्मक क्रिया, सक का मतलब क्या होता है, सकर्मक क्रिया, कर्म सहित, ठीक है, कर्म सहित, जिसमें कर्म आपको दिख जाए वो क्या है भैया, वो है आपका सकर्मक क्रिया। रमेश सो रहा है, क्या कर्म हो रहा है, क्या क्या रमेश सो रहा है, कुछ काम कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है।
रेशमा चाय पी रही है, हो सकता है। तारे टिमटिमा रहे हैं, भाई तारे को टिमटिमा तो नेचुरल है, उनका तो काम ही है टिमटिमाना। ठीक। नदी बह रही है। ठीक। तो ए बी आपका कट जाएगा, नदी का कोई काम थोड़ी ना हो। तो यहाँ पर बी विकल्प लॉक हो जाएगा कि रेशमा चाय पी रही है। तो रेशमा क्या कर रही है? चाय पी रही है। यही क्या है? सकर्मक क्रिया है। एक होता है सकर्मक क्रिया, दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का मतलब होता है जिसमें कर्म हो रहा हो, और अकर्मक क्रिया का मतलब होता है विदाउट कर्म के, बिना कर्म के, जहाँ पर कर्म नहीं हो रहा हो। क्लियर? जैसे रमेश सो रहा है तो ये आपका अकर्मक है, सकर्मक नहीं है। ठीक। अब प्रश्न नंबर 11 है कि आपादान तत्पुरुष समास का सही शब्द चुनिए। ठीक है, आपादान तत्पुरुष समास का सही शब्द चुनिए, यानी कि आपादान तत्पुरुष समास किस में है। अब आप देखिए भाई, मद माता, मद से माता, मद से माता, रस भरा, रस से भरा, रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, रोग से मुक्त। अब इसमें देखो से तो सभी में आया है, एक पूरा से आया है, सभी में आया है ना से। और आपादान तत्पुरुष समास किस में है? से तो सभी में आया है। और आपादान तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास में से आता है कर्ता ने कर्म को कारण से। ठीक है, तो तत्पुरुष समास में तो से आता है, लेकिन यहाँ पर आपादान की बात क्या? आपादान का मतलब क्या होता है? अलगाव जिसमें हो, जिसमें अलगाव हो। अब मद माता यानी मद से माता, इसमें भी से आया है। रस भरा, रस से भरा, इसका मतलब रस से भरा है, अलग तो हो नहीं रहा है। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त है, वो रोग से पीड़ित है, रोग से ग्रस्त है, उसको रोग है। ठीक। रोग मुक्त, जब भैया रोग जकड़ लेगा तब वो रोग से ग्रस्त हो जाएगा, जब उसका इलाज कराएगा तब उसको उस रोग से राहत मिलेगा, तो क्या हो जाएगा? रोग मुक्त, यानी रोग से मुक्त। रोग उसको छोड़ के कहाँ चला गया? दूर भाग गया। तो इसलिए डी ऑप्शन को लॉक करेंगे कि आपादान तत्पुरुष समास में रोग मुक्त सही शब्द है। प्रश्न नंबर 12 है कि कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण, जहाँ पर गुण की बात की जाए, लाल फूल, फूल कैसा है? लाल है। 5 लड़के 10 हाथी, इसमें से कोई नहीं। ये जो 5 लड़के और 10 हाथी, ये क्या है? ये संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण। और हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए क्या? बताइए, हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए गुणवाचक। ठीक है, और गुणवाचक में क्या हो जाएगा? लाल फूल। फूल कैसा है भाई? लाल है, कि उसकी विशेषता है कि वो लाल है। क्लियर? प्रश्न नंबर 13 है कि अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। अच्छा बताइए, उपसर्ग कहाँ लगता है? तो उपसर्ग लगता है शब्द के पहले, शब्द के आदि में, और प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्द के पीछे लगता है। ठीक है, शब्द के कहाँ लगता है? शब्द के पीछे लगता है। अब हमें क्या चाहिए? हमें अनुज शब्द को स्त्रीवाचक, इसका मतलब अनुज क्या है? अनुज क्या है? अनुज पुल्लिंग है ना भाई। अनुज को हम स्त्रीलिंग जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? अनुज का मतलब क्या होता है? छोटा। अनुज का मतलब क्या होता है? छोटा। और अनुजा का मतलब क्या होता है? छोटी। जब इसको हम पुल्लिंग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? छोटी हो जाएगा ना। अनुज का मतलब छोटा भाई और अनुजा का मतलब छोटी बहन, है ना। तो यहाँ पर जब हम प्रत्यय बीच में लगा दिए, प्रत्यय क्या प्रयोग करेंगे? अनुज शब्द को स्त्रीवाचक जब बनाएंगे तो उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? आ का ही तो प्रयोग करेंगे, तभी तो उसमें अनुजा होगा। बताइए, तभी तो अनुजा होगा। तो यहाँ पर हम सी विकल्प को लॉक करेंगे। प्रश्न नंबर 14 है कि उपसर्ग का प्रयोग होता है। अभी हमने बताया कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? शब्द के पहले, शब्द के पहले। अब हमें यहाँ पर शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, इसमें से कोई नहीं। जब शब्द के अंत में होगा तब क्या होगा? प्रत्यय होगा। तो हमें यहाँ पर शब्द के पहले तो कोई दिख ही नहीं रहा है। तो जो आदि शब्द है ना, आदि का मतलब होता है पहले, इसलिए हम ए विकल्प को लॉक करेंगे कि उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में, शब्द के पहले। आदि कह लो या पहले कह लो।
प्रश्न नंबर 15 है कि हिंदी साहित्य में 9वां रस कौन सा है? हिंदी साहित्य में 9वां रस कौन सा है? रस के जनक किसे कहा जाता है? रस के जनक किसको माना जाता है? तो रस के जनक होते हैं, रस के जनक कौन है भाई? तो भरत मुनि। ठीक है, भरत मुनि द्वारा रसों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 8 बताई गई है। कितनी बताई गई है? तो 8 बताई गई है। अस्थाई भाव कितने होते हैं? कमेंट करके बताइए आप कि रस में अस्थाई भाव कितने होते हैं। और कबीरदास और सूरदास के अनुसार रस कितने होते हैं? तो 11 माने गए हैं। फिलहाल यहाँ पर हिंदी साहित्य में 9वां रस कौन सा है? तो हिंदी साहित्य में 9वां रस है शांत रस। शांत रस का स्थायी भेद क्या होता है? निर्वेद। प्रश्न नंबर 16 है कि हिंदी का प्रथम राष्ट्र कवि किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम राष्ट्र कवि किसे माना जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, माखनलाल चतुर्वेदी को, जयशंकर प्रसाद को, मैथिली शरण गुप्त को। तो देखिए हम एक एक करके सभी को बताने वाले हैं। 1 मिनट में कह सकते हैं आपकी 1 सेकेंड में, 1 मिनट में हम चारों ऑप्शन को क्लियर करें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिसको कहा जाता है क्रांतिकारी कवि, क्रांतिकारी कवि। माखनलाल चतुर्वेदी को क्या कहा जाता है? तो हिंदी की आत्मा कहा जाता है, या फिर कह सकते हैं कि साहित्य की आत्मा। ठीक। जयशंकर प्रसाद को कहा छायावादी के जनक। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि, एक ही तो बच रहा है राष्ट्र कवि, हिंदी का राष्ट्र कवि। तो यहाँ पर फिर कौन सा विकल्प लॉक होगा? डी विकल्प को लॉक करेंगे। मैथिली शरण गुप्त को हिंदी का राष्ट्र कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी का राष्ट्र कवि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17 है कि इसमें से कौन सा शब्द कर्म कारक है? कर्ता ने कर्म को, ठीक है, इसका मतलब इसमें क्या आएगा? कारक चिन्ह को का लोप होगा। पेड़ से फल गिरा, मैंने हरि को बुलाया, लड़का पेड़ से गिरा, हरि मोहन को रुपए दिया। ठीक, तो पेड़ से फल गिरा, जब से की बात की जाए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, लेकिन जब पेड़ से फल गिरा तो अलगाव की बात की जा रही है। यहाँ पर भी अलगाव की बात हो रही है और इसमें भी अलगाव की बात हो रही है। तो ये कौन सा कारक हो जाएगा? ये दोनों कौन सा कारक हो जाएगा? तो ये दोनों कारक होगा अपादान। ठीक है, जहाँ पर अलगाव की बात करें वहाँ पर अपादान कारक होता है। और मैंने हरि को बुलाया, यही विकल्प आपका सही हो जाएगा कि इसमें क्या आया है? को आया है। और हरि मोहन को रुपए दिया, जहाँ पर देने की बात की जाए, हरि मोहन को रुपए दिया, भिखारी को कंबल दिया, भिखारी को पैसे दिए, जहाँ पर देने की बात करें वहाँ पर हो जाएगा संप्रदान। दान मतलब संप्रदान। ठीक, तो फिलहाल यहाँ पर बी विकल्प को हम लॉक करेंगे। प्रश्न नंबर 18 कि किस रस को रसराज या रसपति कहा जाता है? तो लॉक करिए श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है या फिर प्रेम होता है। प्रश्न नंबर 19 है कि 2 समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? 2 समानार्थी शब्द मतलब जैसे रात, यही तो है पुनरुक्ति, है ना? एक पुनरुक्ति होता है, एक द्विरुक्ति होता है। तो पुनरुक्ति के बीच में रात क्या है? ये पुनरुक्ति शब्द है। और इसमें जो बीच में ये सब चिन्ह प्रयोग हुआ है, चिन्ह की तो बात की जा रही है कि विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं बताइए? इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। क्लियर। प्रश्न नंबर 20 है कि हिंदी में कितने वचन होते हैं? जब बात करें वचन की, हिंदी में वचन कितने होते हैं और हिंदी में लिंग कितने होते हैं? क्या लॉक होगा? 2 और 2, यानी कि हिंदी में वचन होते हैं 2, एक वचन और बहुवचन, और हिंदी में लिंग होते हैं कितने? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या लॉक करेंगे? 2। प्रश्न नंबर 21 है, इसमें से एक का नहीं होना चाहिए भाई, स्रा होना चाहिए। इसमें से
इसमें से स्रा क्या है, ऐसा होना चाहिए। इसमें से स्रा क्या है, तो स्रा क्या है, इसमें से व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, अयोगवा है या फिर स्वर है। तो देखिए छ, त्रंग, ज्ञा और स्रा, ये क्या है, तो ये है संयुक्त व्यंजन। ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। हम बी विकल्प को लॉक करेंगे कि ये संयुक्त व्यंजन तो है लेकिन संयुक्त व्यंजन है। प्रश्न नंबर 22 है कि तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुअर, बहुछय प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश। सबसे पहले तो आप बताइए कि तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुअर, बहुछाय में अलंकार कौन सा है? इसमें अलंकार कौन सा है? ये तो सभी को पता है कि इसमें अलंकार कौन सा है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार है या फिर यमक है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अनुप्रास अलंकार है या फिर यमक अलंकार है। जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति हो यहाँ पर यमक अलंकार होता है। फिलहाल यहाँ पर बताइए कि तरन, तनुजा, तट, तमाल में कौन सा अलंकार है और इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये विकल्प लॉक करिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 22 है कि बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? ठीक है, फूल कैसा है? पीला। ठीक, अब इसमें क्या बताना है? हमें विशेषण बताना है। तो मौसम विशेषण होगा, पीले होगा, बसंत होगा, फूल होगा। तो देखिए फूल तो है लेकिन उसकी विशेषता क्या है कि फूल है पीला। बी विकल्प को लॉक कर देंगे कि इसमें क्या है? विशेषण है पीला। फूल की विशेषता बताई जा रही है कि फूल पीला है। सप्तवर्षी में कौन सा समास है? सप्तवर्षी में कौन सा समास है? 7 वर्ष की बात की जा रही है। जहाँ पर संख्यावाची शब्द आ जाए, जहाँ पर संख्यावाची संख्या की बात करें वहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? वहाँ पर हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन करिए। सुहावना, सुहावना इसमें क्या आ रहा है भाई? इसमें क्या आ रहा है? आवना आ रहा है ना, सुहावना आवना आ रहा है ना। और इसमें लिखाई में क्या आ रहा है? आई आ रहा है। छलिया में क्या आ रहा है? ई आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए ई आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो प्रत्यय ऐसे ही लगाया जाता। तो अब इसमें देखिए कहाँ पर है ये, कहाँ पर है ये? तो इसमें आवना, आई और ईया, ऐसे ही विकल्प लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है। जब शुद्ध वर्तनी वाले चयन का शब्द का चयन करना होता है तो बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक होती है। जैसे अंत्याक्षरी हो गया, पूजनीय हो गया, तदुपरांत हो गया, कवित्री हो गया। तो शुद्ध हम वर्तनी वाले शब्दों का हमें क्या करना है? चयन करना है। तो क्या पूजनीय बताइए, पूजनीय सही है क्या? तो पूजनीय हम ऐसे लिखते हैं, किसी को पत्र लिखते हैं पूजनीय पिताजी, ठीक है। तदुपरांत ऐसे लिखा जाता है क्या? ऐसे लिखा जाता है तदुपरांत। कवित्री ऐसे लिखा जाता है क्या? कवित्री ऐसे लिखा जाता है कवित्री। इस सब को आप नोट कर लीजिए, ये सब बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि माइंड में रहता है लेकिन हम उसको मिस्टेक ही करते हैं। कैसे? फ्लो में। और अंताक्षरी आपका ये विकल्प आपका सही है। प्रश्न नंबर 27 है कि मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है। इसमें मटमैला शब्द क्या है? घर कैसा रंगवाया भैया? मटमैला रंगवाया है। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेष है, विशेषण है। तो हम ए विकल्प को लॉक कर देंगे कि घर कैसा है भैया? तो घर को रंगवाया गया है मटमैले, मटमैले रंग से रंगवाया गया है, मटमैला रंग से रंगवाया गया है। और इसकी विशेषता क्या है कि वो मटमैला है। क्लियर। प्रश्न नंबर 28 है कि छा वर्ण किसके योग से बना है? छा वर्ण किसके योग से बना है? यहाँ पे हलंत लगेगा भाई, सभी में हलंत लगेगा। छा वर्ण किसके योग से बना है? तो हमने अभी बताया छ, त्रंग, ज्ञा और सरा। ये क्या है? तो ये है संयुक्त व्यंजन। क्या है? ये है संयुक्त व्यंजन है।
और बात की जाती है कि ये छत्रंग ज्ञाओस्रा जब बात आती है कि किसके योग से बना है, तो छ त्रंग ज्ञा और सरा। छ का प्लस सा, त्रा है, ता प्लस रा, ज्ञा है, जा प्लस वा, और सरा किसके योग से बना है, तो सा प्लस रा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा विकल्प लॉक होगा, तो का प्लस सा हो जाएगा। का प्लस सा ये विकल्प को लॉक कर देंगे। प्रश्न नंबर 29 है कि हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया। हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया। अच्छा बताइए, हिंदी हमारी क्या राजभाषा है या फिर राष्ट्रभाषा है? तो हमारी राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। हिंदी जो है हमारी राजभाषा है, इसको कभी भी राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है। किसी भी भाषाओं को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है। तो हिंदी भी हमारी क्या है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। जब ये राजभाषा है तो इसको कब माना गया राजभाषा, राजभाषा का दर्जा इसको कब मिला, तब 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को, 50 मत मारिएगा आप, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, भारतीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन आता है कि भारतीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तब आप लोग क्या करेंगे, 14 सितंबर को। ठीक है, 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तब 10 जनवरी आ जाएगा। ठीक है, 10 जनवरी। क्लियर। प्रश्न नंबर 30 है कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर पड़ा, शांतिप्रिय द्विवेदी के, या फिर लॉक करिए महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। तो ये थे दोस्तों आज के 30 प्रश्न। आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना है। एक से एक ज़बरदस्त प्रश्नों को हमने यहाँ पर लिया है जो आपके किसी भी एग्ज़ाम में ट्रेंड होते हैं। हिंदी बदलती नहीं है, बस पूछने का तरीका बदल जाता है, हिंदी वर्णमाला हो या फिर हिंदी साहित्य हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी, एक्सपर्ट क्लासेस।